A very good morning to all of you. Continuing with the accounting standards. Today we are going to discuss a very important standard, that is Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 was revised. पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स नाम से जाना जाता था एंड देयर वाज अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉर डेप्रिसिएशन. मतलब पहले बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज कि फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इसके दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे. AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, AS 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. बट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया एंड नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसी से पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दोनों चीज़ों को डिस्कस करा गया है. दैट इज हाउ शुड यू अकाउंट फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सो बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दो मेजर पार्ट्स रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, दैट इज हमारे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ फिक्स्ड एसेट्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उनकी वैल्यू में कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे. एंड बाद में एज सून एज वी कंप्लीट विद दिस थिंग वी विल गो ऑन डेप्रिसिएशन. सेकेंड पार्ट जो रहेगा मेजर पार्ट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या क्या कहा गया है, कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या आपको डेप्रिसिएशन के मेथड से रिलेटेड कोई पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि इन सारे मेथड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो या इन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो लाइकवाइज. सो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी रहेंगी. पहले हम स्टार्ट करते हैं द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम सिंपल अगर टर्म में समझे तो इट इज़ अ टर्म गिवन फॉर फिक्स्ड एसेट्स. आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, कंपनीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, वहाँ पर असेट साइड में एक कॉलम होता है, एक हेड होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स. इंटर आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर वहाँ पर भी अब से फिक्स्ड एसेट्स की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा जाता है. सो दे हैव रिप्लेस्ड द फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बेसिकली दिस accounting standard applies to fixed assets of the company, of the entity. That means कि ऐसी assets जो कि आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हो, उन assets के ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मशीन परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, प्लांट परचेज करते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक साल से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि करंट असेट नहीं होती है, इन सब के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीपीई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कब होगा. तो आप किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में तब इंक्लूड करोगे जब वो पीपीई के हिसाब से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, रिकॉग्नाइज करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, उसके लिए एक क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने. अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ही आप इसको बुक्स में एज अ पीपीई रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे. सो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है एंड देन हम उस बात पर चलेंगे कि कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट should be recognized in the books of accounts only if the recognition criteria is met.
और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में दो बातें बोली गई हैं। पहला, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, it is probable that economic benefits will flow from this asset. इस पर्टिकुलर एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे फ्यूचर में भी। हमारे इंटरप्राइज को ये एसेट खरीदने के बाद इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। अगर आपको ये लग रहा है तो ही आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। प्लस द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट जो है उसको रिलायबली मेजर किया जा सकता है। तो एस्टिमेशन के हिसाब से आप मन से नहीं लिखोगे, आपको लग रहा है कि हाँ इसकी कॉस्ट को इस तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो फिर वो आप, और इसमें से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने वाले हैं, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो चुका है ये माना जाता है। एंड वंस यू हैव मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, आफ्टर दैट यू कैन रिकॉर्ड द पीपीई इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम आ जाते हैं कौन से पीपीई पर ये अप्लाई नहीं होता। So, not applicable to प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होता है? सो सबसे फर्स्ट हमारा नॉट एप्लीकेबिलिटी आती है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब जो कि मैन मेड नहीं होते हैं, जैसे कि लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स इन द सेंस कौन से वाले प्लांट्स? लिविंग प्लांट्स जो होते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें एनिमल्स या प्लांट्स आपके एसेट्स हैं, तो उनको आप पीपीई के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड और वेस्टिंग एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये दोनों के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज बाकी के सारे एसेट्स जो कि फ्यूचर बेनिफिट देने वाले हैं और मेजर किए जा सकते हैं, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या आता है? तो दो चीजें आती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। मैं प्लांट एंड मशीनरी वाले प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल पेड़ पौधे वाले प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उस प्लांट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दैट इज अ बायोलॉजिकल एसेट, वो मैन मेड नहीं होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल एसेट। और बाकी जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट होता है वो इंक्लूडेड है। प्लांट एंड मशीनरी में एक एक्सक्लूजन है, दैट इज बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई होगा। सो बायोलॉजिकल एसेट्स में दो चीजें इंक्लूड करी, एनिमल, प्लांट में से एक्सक्लूड कर दिया है बियरर प्लांट्स। मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन विच मीन्स दैट बियरर प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पीपीई। नाउ व्हाट इज अ बियरर प्लांट? इस पे हम आते हैं। पहले हम इतना समझ लें, पीपीई की डेफिनेशन दे दी हमको। वेस्टिंग एसेट्स पर अप्लाई नहीं होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स पर अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या आते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में से हाउएवर दे हैव एक्सक्लूडेड बियरर प्लांट्स, तो बियरर प्लांट्स के ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लो। सो यहां तक हमने समझ लिया था। नेक्स्ट हम चल रहे थे बियरर प्लांट्स क्या होते हैं। सो बियरर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो कि यूज किए जाते हैं दूसरे प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए। सो एनी प्लांट विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाने के लिए इन प्लांट्स को यूज किया जाता है। दे आर नॉट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उनको एज सच सेल करने के लिए नहीं उगाया जाता, उनको उगाया जाता है ताकि वो किसी और प्रोडक्ट के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हेल्प कर सकें, या फिर दे आर यूज्ड फॉर
their bearing मतलब they have the capacity to bear agricultural produce, उस प्लांट से कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकल के आएगा जो कि 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड तक एक्सपेक्टेड है कि बेयरर देंगे. बेयरर प्लांट्स विल बेयर अ प्रोड्यूस विच विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 12 मंथ्स और हैज़ रिमोट लाइकलीहुड, it has a remote likelihood that it can be sold as such, मतलब except for scrap. मतलब जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो जो कि किसी और प्लांट के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है या उसके प्रोड्यूस जो निकल के आता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकल के आता है उसके लिए यूज किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर प्लांट को एज सच रेगुलरली बेचने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप सेल्स. मतलब अगर कुछ स्क्रैप बच गया उसको बेच दिया तो चलेगा, तो भी वो पीपीई माना जाएगा. लेकिन ऐसा कोई प्लांट जिसको आप खुद इन जनरल उस प्लांट को बेच के पैसा नहीं कमाना चाहते हो, उसका जो प्रोड्यूस है उसको या फिर उसको यूज करके जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोड्यूस को बेचना चाह रहे हो, तो वो प्लांट जो है वो बियरर प्लांट माना जाएगा. और बियरर प्लांट माना जाएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में वो इंक्लूड हो जाएगा. यहाँ पर बियरर प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे क्रॉप्स जो कि हार्वेस्ट किए जाते हैं जैसे बीट वगैरह हो गया, जो कि इन जनरल आप उगाते ही बेचने के लिए हो, ऐसे क्रॉप्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या ऐसा कोई प्लांट आप कल्टीवेट कर रहे हो जो कि प्रोड्यूस के साथ साथ खुद भी सेल आउट किया जाता है नॉर्मली, तो भी वो बियरर प्लांट नहीं माना जाएगा. मतलब आप प्रोड्यूस तो बेच ही रहे हो, डायरेक्टली वो प्लांट सेल नहीं हो रहा, बट प्रोड्यूस के साथ साथ वो प्लांट भी आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो बियरर प्लांट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सो बियरर प्लांट बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है ऐसा प्लांट है जो कि उसके बियरिंग के लिए, उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए यूज किया जाता है. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पीपीई. इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26. तो इंटेंजिबल एसेट्स चले जाते हैं AS 26 में, आपको उसके ऊपर AS 10 अप्लाई नहीं करना है. प्लस अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसी स्पेसिफिक एसेट की ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है, इफ एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड specifically deals with recording of any asset, then treat as per that accounting standard. मतलब अगर किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी स्पेसिफिक असेट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करी गई है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जब हम देखेंगे लीजेस, उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि आप असेट को कैसे रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, उसको कैसे बुक्स में ट्रीट करेंगे. तो अगर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली किसी असेट को रिकॉर्ड करने के बारे में बताता है कि नहीं इसको इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. क्लियर? सो इफ देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विच इज डीलिंग विथ योर केस, देन यू विल लिसन टू दैट स्टैंडर्ड. अदरवाइज AS 10 इज अ जनरल स्टैंडर्ड जिसमें ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज कैसे करना है. सो दिस इज द बेसिक. अपन ने बात कर ली एप्लीकेबिलिटी, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आप जब भी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करते हो तब उसके ऊपर दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं. द कॉस्ट कैन बी इनिशियल और सब्सिक्वेंट. इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो भी कॉस्ट इनकर होती है कैन बी cost incurred can be either initial or subsequent. इनिशियल मतलब खरीदते वक्त की कॉस्ट,
सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब खरीद लिया है, अब हमने उस असेट के ऊपर कोई खर्च किया है। इनिशियल कॉस्ट हो या सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो, आप उसको बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हो जब आपके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होते हैं। जैसे कि सब्सिक्वेंट कॉस्ट में हो सकता है आपका रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिसमें आपको किसी पार्ट को रेगुलरली क्या करवाना पड़ता है, रिप्लेस करवाना पड़ता है ताकि वो वापस से वर्किंग कंडीशन में रहे। इसके अलावा अगर कोई पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप रिपेयर करवा रहे हो रेगुलरली, आप उनको बदलवा रहे हो, ये खर्चे हो सकते हैं। रिपेयर करवा रहे हो आप, ये खर्चे हो सकते हैं। सब्सिक्वेंटली एक बार एसेट खरीद लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर्टिकुलर एसेट पे कोई खर्च करवाओगे ही नहीं। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी हमारे लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है उस पर्टिकुलर व्हीकल से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी खरीदने से लेके बेचते तक अपन उसके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप जो रेगुलरली उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, सर्विसिंग का खर्चा हो सकता है, आपने सपोज कोई पार्ट चेंज करवाया, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये जैसे हम हमारे एसेट्स पे करते हैं वैसे ही बिजनेसमैन भी अपने एसेट्स पर ऐसे एक्सपेंडिचर्स को इनकर करता है। तब आपको ये देखना है कि ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं ये तभी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या? वही चीज़ कि आप कॉस्ट को रिलायबली वो कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और ये जो कॉस्ट है ये आपको आगे फ्यूचर में भी बेनिफिट देने वाली है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने जो सर्विसिंग करवाई है या आपने जो रिप्लेसमेंट करवाया है, दिस वाज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द वर्किंग एंड दिस विल गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो, आपकी एसेट की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, तो फिर आप उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हो, अदरवाइज उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हो। स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स आपने बदले हैं, स्पेयर पार्ट्स को आप बुक्स में एज एन असेट रिकॉर्ड तभी करोगे अगेन जब वो फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। अगर वो जनरल स्पेयर पार्ट्स हैं, ये हमने AS2 के टाइम पे भी पढ़ा था कि इन जनरल कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आप जनरली रखते हो कि हाँ कभी दिक्कत आई तो ये रखे हुए हैं हमारे पास, कोई से भी एसेट में अगर दिक्कत आई तो वो एसेट्स, वो स्पेयर पार्ट्स को AS10 में नहीं AS2 में इंक्लूड किया जाएगा। अगर स्पेयर पार्ट स्पेसिफिकली किसी एसेट के हैं तो फिर वो AS10 में इंक्लूड किया जाएगा। प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर कोई पार्ट का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है आपको रेगुलरली, तो फिर जो नया पार्ट आपने खरीदा है, अगर आपको लग रहा है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो उस नए पार्ट की कॉस्ट को आप ऐड करोगे। लेकिन पुराना जो रिप्लेसमेंट है जो आपने ऐड करके रखा होगा उसको अब आपको क्या कर देना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो अगर आप अब नया कोई एक्सपेंस ऐड कर रहे हो रिप्लेसमेंट में तो पुराना जो रिप्लेसमेंट प्लस किया हुआ होगा, अब अपन हर साल प्लस करते चले जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो पुराना जो रिप्लेसमेंट है उसकी जितनी वैल्यू उस एसेट में बची हुई है उसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना है और नए रिप्लेसमेंट को आपकी बुक्स की वैल्यू में ऐड करना है। गेटिंग द पॉइंट? सो वेदर द कॉस्ट्स आर इनिशियल और सब्सिक्वेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। अगर मीट हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर मीट नहीं हो रहा है तो वो एक्सपेंस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में असेट उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नाउ जब हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात कर चुके हैं तो हमने ये समझ लिया है कि कब कौन सी असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए और कब बुक्स में एज एन असेट किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जब आप कोई से भी असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो या रिकॉग्नाइज करते हो तब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जब एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम, मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि खरीदते वक्त, एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज एट कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ कॉस्ट अवेलेबल है। जब आप पहली बार उस एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, जब पहली बार उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब जब आपने वो एसेट खरीदी है या कंस्ट्रक्ट करी है, एज द केस में भी, तब आप उसकी कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करोगे। आफ्टर रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन मीन्स रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो या फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। खरीदते वक्त तो आपको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है, पर खरीदने के बाद हर साल की बैलेंस शीट में या तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा या रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट मतलब क्या होता है, फिर हम आ जाएंगे कि कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपनी बुक्स में, तब आपको उसकी कॉस्ट में कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। दिस इज मोर और लेस सेम एज AS2 का कॉन्सेप्ट। AS2 में जब हमने कॉस्ट और NRV पढ़ा था, तब मैंने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी। मोर और लेस वैसा ही AS10 में भी होता है कि कॉस्ट की एक स्पेसिफिक आपको क्या देके रखी है, डेफिनेशन देके रखी है। उस डेफिनेशन में सबसे पहले तो तुम्हारा परचेज प्राइस आ गया, टैक्सेस, सेम कंडीशन जो AS2 में बात करी थी कि टैक्सेस तभी जोड़े जाएंगे अगर वो नॉन रिकवरेबल है फ्यूचर में। नेक्स्ट है आपके अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उस पर्टिकुलर असेट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। किस काम में? दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू bring the asset to the present location and condition। ये बात भी पहले सुनी सी लग रही होगी आपको। ये बात हमने आप सुनी थी जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें AS2 और AS10 में आपको लगेगा कि सिमिलर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी यही कहा था कि जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो तब आप परचेज प्राइस में डिस्काउंट वगैरह माइनस करोगे, आपके टैक्सेस तभी जोड़ोगे अगर आगे उसकी आपको कोई रिकवरी नहीं मिलने वाली है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर दैट टैक्स इन द फ्यूचर। अदर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ऐसे टैक्सेस को, ऐसे एक्सपेंसेस को आपको आपकी बुक्स में आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। प्लस इसके अलावा अगर कोई डीकमीशनिंग वगैरह की कॉस्ट है तो वो भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो कॉस्ट में क्या क्या प्लस करना है ये हमने देख लिया। परचेज प्राइस में डिस्काउंट्स वगैरह जो भी है, रिबेट्स, वो सब आप हटा दोगे। टैक्सेस आप तभी जोड़ोगे अगर इसका आगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस अब जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये ध्यान रखना है, लिखना है इस चीज को। जो उस पर्टिकुलर लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है वो सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट डीकमीशनिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि हाँ आगे पे करना पड़ेगा, वो भी ऐड हो सकते हैं। अब जब ऐड की बात हुई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ माइनस भी किया जाएगा। तो नहीं इंक्लूड करा जाता है एनी एक्सपेंस फॉर एनी न्यू फैसिलिटी और इनॉग्रेशन एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो सारे खर्चे होते हैं ये असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये कहा गया है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या उस जगह तक लाने के लिए जहाँ से आप वर्क करवाना चाहते हो ज़रूरी हैं, तो ही वो इनकम आपके कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। So there are many expenses which are not necessary to bring that asset into present location or condition। जैसे कि जब आप कोई नया इनॉग्रेशन करते हो, कोई नई फैक्ट्री ओपन करते हो, कोई नया कुछ भी आपकी फैसिलिटी वगैरह ओपन होती है, तो इस फैसिलिटी को ओपन करने के लिए मान लो हमने प्रमोशन करवाया, ऐसा कुछ करवाया, अगर उसके खर्चे को आप कैपिटलाइज नहीं करते हो, सिंपल रीजन दैट वाज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट कंडीशन या वर्किंग कंडीशन। तो हो सकता है इनॉग्रेशन से आपके कस्टमर्स बढ़े, पर ये नहीं होगा कि अगर तुमने इनॉग्रेशन नहीं करवाया तो हमारी एसेट चालू ही नहीं होगी। जब तक इनॉग्रेशन नहीं होता तब तक एसेट चल नहीं सकती। भले ही आप फुल कैपेसिटी पर नहीं ऑपरेट कर रहे हो, पर अगर आप वर्किंग कंडीशन में आ गए हो कि इंटेंडेड आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो आप प्रोवाइड करने लगे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना है और ऐसे किसी भी खर्चे को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है,
दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बहुत बार एक्सपेंसेस की लिस्ट दी होती है और पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द पीपीई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो आपको सिर्फ ये सोचना है ध्यान से दिमाग लगा के कि ऐसे कौन से खर्चे हैं इन सारे खर्चों में से जो कि उस असेट को कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी है। जो जो सारे खर्चे आपको एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट इनटू लोकेशन लगेंगे वो सारे प्लस होंगे। जो सारे आपको लगेंगे कि नहीं इसके बिना भी असेट वर्किंग कंडीशन में आ सकती है वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस्ड हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन आप इस पर्टिकुलर असेट को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो। आफ्टर रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल, मतलब जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब जो हमने इस तरीके से निकाली थी जब खरीदी थी तब, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो आप माइनस करोगे तो आ जाएगी तुम्हारी बुक वैल्यू। कि रिकॉग्निशन के बाद अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आपकी बुक्स में जो वैल्यू दिखेगी वो क्या रहेगी, आपकी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो उस असेट पर लग चुका है माइनस इम्पेयरमेंट लॉस जो उस असेट पर लग चुका है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है वो हम लोग समझ गए होंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब आप रेगुलरली मार्केट प्राइस के हिसाब से उसको क्या करते रहोगे, असेट को रीवैल्यू करते रहोगे। ऐसा नहीं कि आज के 20 साल पहले खरीदी थी तब जो कॉस्ट थी उसी पे चली आ रही है, जैसा हम लोग नॉर्मली अकाउंट्स में करते हैं कि हमने असेट परचेज करी फिर डेप्रिसिएशन लगाते चले गए, जितनी बची वो आपकी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। ये क्या हुआ, कॉस्ट मॉडल हुआ। रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब फेयर वैल्यू लेते हैं हम कॉस्ट से मतलब नहीं है हमको, हम मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे और वापस सेम चीज उसमें से जो डेप्रिसिएशन हो चुका है वो माइनस हो जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस है अगर कोई सा तो वो भी माइनस हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू द बुक वैल्यू एज पर रिवैल्यूएशन मेथड और दिस या मॉडल दिस विल गिव यू द बुक वैल्यू एज पर द कॉस्ट मॉडल। गेटिंग द पॉइंट? सो यू कैन हैव 2 ऑप्शंस अवेलेबल। आप दोनों में से किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। इतना आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब छोटा सा एक पॉइंट और हम अभी कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट पार्ट में हमारे आगे के स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करेंगे। एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथी स्टैंडर्ड्स और ऊपर से पहले ही थोड़ा सा बड़ा था, हमने अब डेप्रिसिएशन भी उसमें क्लब हो गया है तो वो और लेंथी हो गया है। सो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। लास्ट एक पॉइंट और जो अभी हम इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज हमने ये तो समझ लिया कि आपको कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल एक कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट मतलब क्या रहेगा तो कैसे निकालना है वो हमने समझा। रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये हमको समझना है। सो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में एक्चुअली उन वैल्यूज़ को मेजर कैसे किया जाता है ये हमको अभी समझना रहेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। नॉर्मली जब आप कोई कॉस्ट लेते हो तब या तो वो असेट खरीदी हुई होगी या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होगी। खरीदी हुई है तो जितना पैसा आपने दिया जो अभी हमने बात करी सेम वही प्लस उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह वो सब चीज़ें प्लस माइनस करके आपका कॉस्ट आ जाएगा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो जो वापस वही जो सारे खर्चे आपने इनकर करे हैं उस असेट को बनाने के लिए और वो सारे एक्सपेंसेस जो कि उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी थे ताकि वो अवेलेबल हो सके यूज़ के लिए हमारे बिजनेस के लिए और उस पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने के लिए ज़रूरी थे, वो सारे आपको ऐड करने रहेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा ऐड नहीं होगा जो कि ज़रूरी नहीं है, उस असेट को काम में लाने के लिए नेसेसरी नहीं है, ऐसे कोई खर्चे को आप ऐड नहीं करोगे। सो नॉर्मली तो कॉस्ट मतलब क्या हो जाता है, कैश प्राइस इक्विवेलेंट, मतलब बेसिकली आपने जितने में खरीदा प्लस उसके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा
कॉस्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर असेट की। बहुत बार हमारे पास जो असेट आती है वो किसी अलग अलग तरीके से आ सकती है। मतलब नॉर्मली तो आप खरीदते हो या फिर आप खुद बनाते हो कोई चीज़, बट देयर आर सम डिफरेंट केसेस जिस तरीके से आपके पास असेट आ सकती है। अगर इनमें से किसी तरीके से असेट हमारे पास आई है तो फिर हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये हमको समझना है। तो सबसे पहला, अगर उस असेट का पेमेंट क्रेडिट में हुआ है और जो पेमेंट है वो डिफर हो गया है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, मतलब जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स थे कि इतने टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना है, उससे ज़्यादा लेट आपने पे किया है, तो फिर आपने जितना अमाउंट पे किया पूरे के पूरे को परचेज प्राइस नहीं माना जाएगा, उसमें से आप कैश प्राइस माइनस करोगे और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को या तो आप एक्सपेंस करोगे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से आप कैपिटलाइज करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, बट दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, इट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मानो, अगर इंटरेस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कैपिटलाइज हो रहा है तो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड उसको ऐड किया जाएगा। परचेज प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का पार्ट हम उसको नहीं मानते हैं। तो जितना हमने कंसिडरेशन पे किया है माइनस जितनी कैश प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट माना जाएगा, और उस इंटरेस्ट को या तो आप P&L में लेके चले जाओगे, और अगर कैपिटलाइज हो सकता है एज पर AS 16 तो फिर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई असेट एक्सचेंज में ली है तो फिर फेयर वैल्यू को कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि हमने एक्सचेंज में खरीदी है तो फेयर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। नेक्स्ट हो सकता है आपने कंसोलिडेटेड प्राइस पर कोई असेट खरीदी है। कंसोलिडेटेड प्राइस मतलब क्या कि एक साथ पैसे दिए हैं 4-5 असेट्स के लिए, और कंसोलिडेटेड प्राइस है इंडिविजुअल प्राइस नहीं पता है किसी असेट की, एक साथ आपने 5 खरीद लिए, 5 अलग अलग असेट्स खरीद लिए और 10 लाख रुपए दे दिए। अब इस 10 लाख में से कितनी कॉस्ट कौन से असेट को दी जाएगी ये कहा जाएगा कंसोलिडेटेड प्राइस। तो आप क्या करोगे, जो उनके फेयर वैल्यूज का प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में आपके कंसिडरेशन को बांट दोगे। तो जितनी असेट्स हमने खरीदी है, जिस दिन हमने खरीदी उस दिन की उनकी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। फेयर वैल्यू के रेशो में जितना पैसा आपने टोटल दिया उसको आप पोर्शन कर लो, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा, उस असेट की कॉस्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द फेयर वैल्यू यू विल हैव टू अपोर्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास असेट फाइनेंस लीज में आ सकती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ स्पेसिफिकली किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। लीजेस में क्लियरली समझाया गया है कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज 2 तरीके की लीजेस होती हैं, उसमें किस तरीके से आप बुक्स में असेट्स को रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें AS 19 में कही गई है, दैट इज लीजेस में कही गई है। क्योंकि फाइनेंस लीज के कारण मेरे पास असेट आई है और इसके ऊपर अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो हम AS 10 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइनेंस लीज विल बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 19। सिमिलरली अगर आपको कोई असेट बाय वे ऑफ ग्रांट मिल गई है या कंसेशनल रेट पे मिल गई है या सब्सिडी के साथ मिल गई है, तो इसके लिए भी एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और जब जब आपको ग्रांट्स मिलती है या आपको ग्रांट के रूप में असेट मिलती है, ऐसा भी होता है कि आपको कभी कभी हो सकता है ये बोल दिया जाए कि लैंड हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या नॉमिनल वैल्यू पर दे रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपको ग्रांट के रूप में कोई असेट मिली है या किसी असेट के लिए ग्रांट मिली है कि ये रखो 10 लाख रुपए और आप आपकी असेट खरीद सकते हो इस पैसे से, तो फिर अगेन क्योंकि इसके ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इन बातों को वहाँ डिस्कस किया गया है, AS 10 अप्लाई नहीं होगा। तो ये केसेस हो सकते हैं अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेशन के। सिमिलरली रीवैल्यूएशन फिगर निकालते वक्त, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते वक्त
हमने लिखा था कि आप फेयर वैल्यू निकालते हो उस असेट की, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रहा है उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या है वो हमको देखना होता है। नॉर्मली फेयर वैल्यू मार्केट बेस्ड एविडेंस के हिसाब से निकाली जाती है, मतलब मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है, जो भी इसका खरीदार रहेगा वो इसको कितने में खरीदेगा, ये सब होते हैं मार्केट बेस्ड एविडेंसेस। सो नॉर्मली आपकी जो फेयर वैल्यू है वो मार्केट बेस्ड एविडेंस के थ्रू निकाली जाती है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, इफ दिस इज नॉट अवेलेबल, तो फिर आपको बोला गया है कि या तो आप डिस्काउंटिंग ऑफ फर्दर कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये हम लोगों ने एफएम में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये असेट आगे हमको कितना बेनिफिट दे सकती है, हर साल कितना कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी, उसको एक अप्रोप्रिएट रेट से आप डिस्काउंट करके क्या निकाल लोगे, आज की वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर मार्केट बेस्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या फिर डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट मेथड, दोनों में से जो हमारे सर्कमस्टांस में या हमारे सिचुएशन में अप्रोप्रिएट होगा उसको हम यूज कर लेंगे। सो डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज अप्रोच, दोनों में से जो हमारे एंटिटी के लिए, हमारे एसेट के लिए सूटेबल होगा वो यूज कर सकते हो। नॉर्मली यू हैव टू डिपेंड ऑन द मार्केट बेस्ड एविडेंस। सो हमने बेसिकली क्या लिखा है, ये हमने लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने बात तो कर ली कि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए और कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट होनी चाहिए, बट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी और आपकी रिवैल्यूएशन अमाउंट फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये हमने समझ लिया। ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवैल्यूएशन करने के क्या क्या और कंडीशंस होते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, एंड देन वील मूव ऑन टू द डेप्रिसिएशन पोर्शन, राइट। सो यहाँ तक इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इतना आप लोग रीड करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो सॉल्व करके देखिए, एंड कहीं पे भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क।